बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पिछले दिनों में मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब की डेथ हो गई है और अल्लाह पाक उनके बेटे की बख्शिश करें और उनको सब्र जमील अता फरमाए। बेशक अल्लाह पाक अपने नेक बंदों से इम्तिहान लेता रहता है और जब ये खबर सोशल मीडिया पर आती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं जिनको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है। तो उसके बाद जो है यूसुफ जमील साहब वो मजबूर हो जाते हैं कि वो सोशल मीडिया पर आके अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि मेरे ब्रदर की जो डेथ हुई है वो बेसिकली डिप्रेशन की वजह से हुई है, एनजाइटी की वजह से हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो एनजाइटी जो है वो इंसान को किस लेवल तक लेके जा सकती है। लेवल तो आपने देख लिया कि इसका एक्सट्रीम लेवल जो होता है वो अल्टीमेट डेथ ही होती है अगर आप विक्टिम हैं किसके, डिप्रेशन के। तो आपको कुछ प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपको खुद को बैलेंस करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं कर पाते और ये डिप्रेशन आप पे ओवरकम कर जाता है तो फिर उसके अल्टीमेट रिजल्ट्स जो होते हैं वो बड़े एडवर्स किस्म के होते हैं। स्टूडेंट्स, इस डिजीज को पढ़ने से पहले, इस डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो एंजाइटी है ये आती कहाँ से है, इसका हमारे ब्रेन के साथ या हमारा जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है बॉडी की उसके साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो आसिम जमील साहब की डेथ हुई है वो बेसिकली क्या था, एक डिसऑर्डर है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। जो इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं ये बेसिकली हैं तो साइकोटिक डिसऑर्डर ही, यानी कि साइकोलॉजिकली बंदा डिस्टर्ब होता है। उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान जो है उसका मूड ये है, नॉर्मल इंसान का ये कभी खुश होता है कभी गमी में आता है लेकिन ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप का जो पेशेंट है या एक बंदा जो बेसिकली इस चीज का विक्टिम है, उसको एंजाइटी है या वो बाइपोलर डिसऑर्डर का विक्टिम है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके दो लेवल्स होंगे, ये भी एक्सट्रीम लेवल होगा और ये भी एक्सट्रीम लेवल होगा। एक में क्या होगा कि बिल्कुल वो इंसान होपलेस हो जाता है। तो इसमें जो मूड है वो स्विंग करता रहता है, स्विच करता रहता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और या तो फिर नॉर्मल से दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन पे चला जाता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। अब देखिए ना, एकदम से होपलेस से यकदम किधर आ जाना, एक्साइटमेंट की तरफ से आ जाना, और एक्साइटमेंट से एकदम होपलेस हो जाना। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि भरी हुई महफिल होती है, मतलब सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन वो एक साइड पे बैठे हुए होते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, किस चीज के विक्टिम है, वो एंजाइटी के विक्टिम होते हैं। एंजाइटी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है बेसिकली ये कुछ टिपिकल सेल से मिलकर बना हुआ होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये न्यूरॉन्स है, ये जो पूरे का पूरा ब्रेन है, ये जो हमारा दिमाग है, ये इन सेल से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। तो ये जो खुलियां हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ब्रेन बना रहे होते हैं। और ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का काम है कोऑर्डिनेशन, ताल्लुक, हम आहंगी, जिस्म के अंदर राबता कायम करना। अगर ये मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये मेरा ब्रेन इसको सिग्नल दे रहा है, इसको पैगाम की मदद से इस हाथ को पैगाम आ रहा है। और वो पैगाम कौन लेकर आ रहे हैं, वो यही बेसिकली न्यूरॉन्स और नर्व्स जो होती हैं वो लेकर आ रही होती हैं कि आप अपने हाथों को हिलाओ या आप इस मार्कर का ढक्कन खोलो और इधर टिक का निशान लगाओ। ये कौन सिग्नल दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। और किसकी मदद से आ रहा है, न्यूरॉन्स की मदद से आ रहा है। अब ये तमाम तर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि इनके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। ये एक न्यूरॉन है और ये आपके पास क्या है, दूसरा न्यूरॉन है। अब जिन बंदों के अंदर एंजाइटी होती है, मैं यहां पर सिर्फ वही न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसका जिक्र करूंगा। बेसिकली इस न्यूरॉन के एंड पर अल्लाह ने एक केमिकल रखा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन बोलते हैं। सिरोटोनिन बोलते हैं। ये जो सिरोटोनिन ये जो है बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, केमिकल मैसेंजर है। ये पैगाम को इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन की तरफ भेजता है। अगर तो ये नॉर्मली भेज दे तो नॉर्मल इंसान होगा, लेकिन अगर ब्रेन में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर कमी हो जाए, तो फिर क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिमाग ने मैसेज भेजा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहां से निकला और निकल के नेक्स्ट न्यूरॉन के ऊपर ये आके लग गया। अगर तो ये न्यूरॉन्स के पास ज्यादा है, यानी कि अगर आपका ब्रेन वाकयातन ही जो आपकी बॉडी का टोटल 10% होता है न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, वो ये ब्रेन बना रहा है, तो फिर तो आप एक नॉर्मल इंसान होंगे, हशाश बशाश इंसान होंगे। लेकिन अल्लाह ना करे कि अगर ये आपके ब्रेन के अंदर इसकी प्रोडक्शन कम है या आपकी बॉडी के अंदर ये कम है, तो फिर क्या होगा, फिर न्यूरॉन फौरी तौर पर इसको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। यहां से डिप्रेशन स्टार्ट होता है। ये क्या होगा, ये जो रिसेप्टर्स पर लगा हुआ था पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, ये बेसिकली साइनेप्टिक क्लेफ्ट था, यानी कि एक खाली जगह थी।
इसके अंदर इस न्यूरॉन के जो गैप थे इसके अंदर किसने आना था, न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल्स ने आना था। जब ये इस पर लगते हैं तो ही मैसेज आगे जाता है। इसका मतलब है कि ब्रेन अपनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी कर रहा है, ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। लेकिन अगर सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम है तो फिर क्या होगा, यहां से सेरोटोनिन उतर जाएगा और दोबारा से न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा, और इस वजह से क्या आना शुरू हो जाता है, इस वजह से आता है जी डिप्रेशन। इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर तरह तरह की सोचें आना शुरू हो जाती है और सारी की सारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं। जब वो किसी चीज के पास से गुजरता है तो वो खुद से एजम्पशंस बनाना शुरू कर देता है, और इस डिप्रेशन का डायरेक्ट लिंक होता है किसके साथ, जीआईटी के साथ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ। जब आपकी बॉडी में डिप्रेशन या प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, आपका ब्रेन जो है वो प्रेशराइज होता है, तो आपको पता है कि आपका खाना भी हजम नहीं होता, जो आपका हाजमा है वो भी बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो बेसिकली उसके पीछे रोल किसका होता है, इस 10% सेरोटोनिन का। और आपको पता होना चाहिए कि 90% जो सेरोटोनिन है वो आपकी जीआईटी में बन रहा होता है। अगर तो इसकी प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर इंसान को वॉमिटिंग भी आ जाती होती है। तो यही वजह होती है कि जब इधर से प्रॉपर मैसेज नहीं जाता तो इंसान फिर क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इंसान की जो बॉडी है उस पर भी इवन इंसान का कंट्रोल नहीं रहता। और इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में जो पहला होता है, पहले जब इंसान को डिप्रेशन होता है तो वो तरह तरह की सोचें लेता है, ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर वो तरह तरह की जो है ख्यालात बनाता रहता है, और फिर जो है वो पेन स्टार्ट होती है, प्लस स्टमिक इश्यूज आते हैं, प्लस जो है आपका जो बाउल है, यानी कि जब आप पखाना करते हैं तो फिर भी आपको फील होता है कि जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन है, कभी लूज मोशन है, यानी कि आपका ये जो गट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि मैदे वाला जो सीन है, सारे का सारा अंतनिया और मैदा जो है ये भी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता। तो पहले तो इसकी स्टेज होती है ये। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि इंसान पैनिक अटैक में चला जाता है। लाइक किसी को देखा कि उसके गुर्दे खराब हैं, उसके सिम्टम्स देखे कि ये सिम्टम्स होते हैं गुर्दे खराब होने को, तो उसने खुद पे एजम्पशंस लगाना शुरू कर दी, मेरे भी खराब हो रहे हैं। फिर वो बार 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 जाके टेस्ट करवा रहे होते हैं। किसी का पता चला कि इसको हार्ट डिजीज है, तो पता चला कि जनाब लेफ्ट साइड पे पेन हुई है, तो उस इंसान को भी फील होना शुरू हो जाता है कि मेरे लेफ्ट साइड पर पेन है। किसी को ब्रेन ट्यूमर थी, या अल्लाह पाक माफ करे किसी को लंग्स कैंसर था। तो जिस 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 चीज को जैसे जैसे वो देखते जाते हैं वो खुद पे अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि डिप्रेशन उन पर हावी हो जाता है, और इतने वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। लाइक उनको लगता है कि जिंदगी अब खत्म है, हालांकि वो नॉर्मल होते हैं, फिजियोलॉजी उनकी नॉर्मल है, मुंह खुश्क हो जाता है उनका अंदर से, और पानी पीने को बार बार दिल करता है, और उसके साथ साथ मसल जो है वो उनके शिवरिंग उनके अंदर आना शुरू हो जाती है, यानी कि कांपना शुरू हो जाते हैं। तो वो होता किस वजह से है, बेसिकली सेरोटोनिन की वजह से हो रहा होता है। ये दोबारा से अपटेक बैक हो जाता है और मैसेज आगे नहीं जा सकता होता। तो ये तो था यहां तक। अब इसकी एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में फिर डिसऑर्डर्स आते हैं। पैनिक अटैक से अगली स्टेज होती है वो डिसऑर्डर्स में चली जाती है। डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें फिर जो है ना वो मूड स्विंग करता है। बिल्कुल होपलेस थे आप, कहाँ पे चले गए, एक्सट्रीम लेवल पर, स्माइल पे चलेंगे, हंसी पे चले गए, और हंसी से यकदम आप इधर आ गए, और आपको ये लगता है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। सोशल स्टिग्मा होना शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट रखता है इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर। आप लोगों के पास बैठे हुए भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि जैसे जनाब मुझे तो जो है ना वो ये समझ नहीं रहे, कुछ आपकी कोई बात की वैल्यू नहीं है, आप बात करते करते लैगिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं इसके डिप्रेशन के। अब आता है कि डॉक्टर इसमें जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं वो कौन सी होती हैं। बेसिकली वो होती हैं SSRI ग्रुप, देखिएगा, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये थे सेरोटोनिन, ये थे सिलेक्टिवली सेरोटोनिन को क्या करना है, रीअपटेक, दोबारा जाने से इनहिबिट करना है, कि इनको दोबारा अंदर नहीं जाने देना, ये रिसेप्टर्स के साथ ही रहें, ताकि आपका मूड जो है वो खुशगवार रहे, आपका मूड जो है वो स्विच ना कर जाए। तो आज के इस दौर के अंदर मैंने जितने भी रिपोर्ट्स देखी हैं, जो डॉक्टर्स दवाई रिकमेंड करते हैं, यकीन माने मैंने जिन जिन लोगों की पढ़ी हैं दवाइयात जो प्रिस्क्राइब्ड होती है, उसमें मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो स्टीलोप्राम जो है वो देखी है वहां पर। और एसिटिलोप्राम जो है वो क्या होती है, SSRI ग्रुप होता है। क्योंकि लोग जो है वो बीमारी की वजह से एंजाइटी में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, तो डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, जो कि आपके ब्रेन के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पे इसको SSRI ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो अब आता है कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर तो हम मेडिसिन के साथ करते हैं तो वो भी एक हल है, अदरवाइज आपको इसके लिए मेडिटेशन, लाइक आप योगा समझ रहे होंगे, और सबसे बेहतरीन योगा है कि आप नमाज पढ़ें, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। कुछ टाइम जो है वो आप अपनों को दें, बजाय इसके कि आप स्क्रीन के ऊपर ज्यादा जो है वो रहें। आप मोबाइल या इस तरह के जो लैपटॉप हैं या जो मल्टीमीडिया जितना भी, आप इसको बंद करके रखें अगर आपको फील हो रहा है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है।
अगर आप चीज़ों को रख के बोलना शुरू हो गए हैं, तो ये भी अर्ली सिम्पटम्स होते हैं डिप्रेशन के, याद रखिएगा। और उसके बाद आता है कि आप जो है वो एक्सरसाइज़ करें और मेंटल एक्सरसाइज़ के लिए अगर आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, फ़ोकस करके, तर्जुमे के साथ, आप अरबी को सीखें, आप ग्रामर को सीखें क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो डिप्रेशन है इसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ कम करती है वो है लर्निंग और वो भी अगर आप किसी ज़बान की लर्निंग करते हैं, आप किसी मुल्क में जाएँ और वहाँ पर उनकी लैंग्वेज को सीखें, तो ये जो चीज़ है ये आपके डिप्रेशन को कम करती है। नई-नई जगहों पर जाएँ, अपने आप को बिज़ी रखें इन चीज़ों में, ना कि अपने आप को बिज़ी रखें आप टेंशन्स के अंदर, आपको टेंशन हो कि मेरा बिज़नेस डूब रहा है, आपको टेंशन हो कि मुझे कहीं लॉस हो रहा है, अगर आप इस तरह की टेंशन्स लेंगे, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट्स जो हैं वो बड़े एडवर्स किस्म के होंगे। सो अल्लाह पाक हम सबको इस तरह की बीमारियों से जो है वो महफूज़ रखे और अल्लाह पाक तारिक जमील साहब के बेटे को जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।